तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 12वां अध्याय, जिसका भाग 4 हम देखने जा रहे हैं और देखेंगे इसमें कि तत्वों के अवशोषण की क्या क्रियाविधि होती है। बच्चों वैसे तो मैं बता दूं आपको, अपन ने 11वां जो अध्याय पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। यदि आपने वहां मेरा बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा तो ये चीजें आज आपको वर्बली ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, तत्वों की अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, उत्तकों व अंगों से किया गया है। ठीक है, ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया दो मुख्य अवस्थाओं में होती है। हमने देखा था दो पाथवे थे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान, है ना, याद आ रहा है, वो डायग्राम भी होगा तुम्हारे 11th क्लास में, तुम देखोगे इस तरीके से डायग्राम था। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स थी, यहाँ पे कैस्परी पट्टी थी, है ना, और इस तरीके से जो थे भाए जा रहे थे और जो अंदर से होकर के जा रहे थे और फिर वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। ये था सिम्प्लास्ट और ये था हमारा एपोप्लास्ट। ठीक है, प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट में तीव्र गति से, क्यों, क्योंकि इसको अंदर से तो गुजरना ही नहीं है, जहां उसको रास्ता मिल रहा है वो बाहर से ही होकर के जा रहा था। तो यहाँ पर तीव्र गति से आयन का अंतःग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। यहाँ पर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आई बात समझ में? एपोप्लास्ट के दौरान बाहरी जो अवशोषण होगा वो होगा, पहली बात, तीव्र गति से होगा, क्यों, क्योंकि इसको अंदर से गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि वो कैस्परी पट्टी को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसको चैनल्स की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, निष्क्रिय अवशोषण हो गया, यानी यहाँ इसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात समझ में, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं की आंतरिक स्थान यानी कि सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतःग्रहण किए जाते हैं। दूसरी अवस्था में जो कोशिकाओं के आंतरिक स्थान है सिम्प्लास्ट, अब अंदर से जाएगा, कोशिकाओं के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा, मूवमेंट धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखो, एक तो तुम और यहां तुम्हें पहुंचना है। ठीक है, एक तो तुम ऐसे जाओ, पहले इसमें जाओ, फिर यहाँ पे रास्ता बनाओ, फिर यहाँ रास्ता है, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, और एक बार तुम यहाँ जाकर के यहाँ चले जाओ। कौन सा इजी है? ये फास्ट होगा, यानी कि ये एपोप्लास्ट, ये अंदर से जा रहा है, अंदर से, यानी कि सिम्प्लास्ट। आ गई बात समझ में? एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनल्स के द्वारा होती है। कैसे होती है? आयन चैनल्स के द्वारा होती है, जिसे ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और वो कैसे होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ हम बोले सिम्प्लास्ट की, तो ये आयनों के प्रवेश और निष्कासन के लिए उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्य होती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। कैसा है ये? सक्रिय प्रक्रिया है। आ गई बात समझ में? आयनों की गति को प्राय अभिवाह, ये हम पढ़ चुके, फ्लक्स, जो आयनों की गति है, मूवमेंट ऑफ आयंस है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यदि वो फ्लक्स कैसा होगा, अंतर्वाह होगा, यानी अंदर की गति की तरफ होगा तो उसको हम बोलेंगे इनफ्लक्स, और बाहर की गति की तरफ होगा तो बोलेंगे इफ्लक्स। आ गई बात समझ में? इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इफ्लक्स बाहर की तरफ, इनफ्लक्स अंदर की तरफ। फ्लक्स यानी कि आयनों का मूवमेंट, गति। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतःग्रहण एवं स्थानांतरण कैसे होता है। याद आ गई, हमने पढ़ लिया। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं हटाई यहाँ से, क्योंकि जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखते ना, ये लाइन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कई बार। ठीक है, 11th क्लास में यदि तुम ये चीज़ पढ़नी है तो 11th चैप्टर में जाओ, उसको पढ़ो, यहाँ से रिलेट करोगे जब तुमने देखना कितना उम्दा तरीके से तुम्हें ये टॉपिक समझ में आएगा। आ जाओ, विलयों का स्थानांतरण। ठीक है, खनिज लवण जाइलम व दारू के माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, वलयों का स्थानांतरण होगा। वलयों का यानी कि जो हमारी जाइलम और फ्लोएम है वहां तक जो आयंस है वहां पर पहुंचाना है हमें। खनिज लवण जाइलम व दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ, ठीक है, संवहित किए जाते हैं। जो पादप में जो वाष्पोत्सर्जन का आकर्षण होता है उसके द्वारा ये ऊपर खींचते जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक में, है ना, पढ़ चुके हैं ना। 11th वाला जो आप चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, ये उसी से रिलेटेड है। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण भी विद्यमान होते हैं। पादप में रेडियो समस्थानिक
रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से भी ये प्रमाणित किया गया है। रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, जैसे उन्हीं का एक अलग रूप होता है जिनकी हाफ लाइफ होती है, उनको अपन किसी भी एलिमेंट का पता लगाने के लिए यूज लेते हैं रेडियो आइसोटोप्स को। ठीक है, खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से परिवहनित किए जाते हैं और ये बात अपन लास्ट चैप्टर में देख भी चुके हैं। आप दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा अध्याय 11 में कर चुके हैं। ये बात जस्टिफाई करती है कि 11th वाला चैप्टर पढ़ लो बेटा प्रीवियस जाकर के। मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में, मृदा क्या है, अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ये बात क्लियर है। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलय आयनों और अकार्बनिक लवण में संपन्न बनाती है। हाँ यह बात सही है ना, जब वो टूटता है तो मिट्टी बन जाती है, नीचे भी तो चट्टान है, आपको पता है ना ये चीजें। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या बोला जाता है? खनिज पोषण। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से टूट करके निकलते हैं। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती है, अपितु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षित करती है ना। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, उनके जीवों को भी एक उपलब्धता करवाती है या उन जीवों की उपलब्धता कराती है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। यह और अन्य सूक्ष्म जीवों का भी संरक्षण करती है। ये जल धारण करती है, जड़ों को हवा में उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए भी आधार प्रदान करती है। यदि नीचे बेटा मिट्टी ना हो तो जड़ तो हिली रहेगी ना, हाँ या ना। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। इसलिए अपन क्या डालते हैं, या किसान लोग जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, अलग से खाद भी डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि ये वाला जो भाग है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, 11th क्लास का जो 11th चैप्टर है, प्लीज़ आपको उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये वाला चैप्टर और अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।